चलिए भाई नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि बच्चों आपको पता है कि अभी इस वर्ष आपके बैंकिंग की परीक्षाओं में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में काफ़ी बदलाव करा गया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर बैंकिंग के परीक्षा में आपके क्या-क्या बदलाव संभव हैं जीए के सेक्शन में और कैसा रह सकता है आपका नया पैटर्न, है ना? तो आज हमारा विषय है इन्हीं सभी के ऊपर बातचीत करना। तो चलिए बच्चों बात करते हैं कि क्या-क्या हमारा प्रोस्पेक्टिव है पेपर में और क्या-क्या नया ट्रेंड रहेगा और कैसे हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है। चाहे वो आपका एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम में जीए का सेक्शन क्यों ना हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ का क्यों ना हो, है ना? सभी को लेके आज हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, तो करते हैं आज की कहानी का शुभारंभ। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगा। पहले बच्चों जानते हैं थोड़ा-सा प्रीवियस पैटर्न को लेकर, है ना? तो भाई जनरली प्रीवियस पैटर्न में आप देखेंगे तो हमारे प्रीवियस पैटर्न में मोस्टली बैंक के एग्जाम्स में सभी को कवर कर करके बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं सभी को सम्मिलित करूँ तो, है ना? तो हम देखते थे करंट अफेयर्स, है ना? बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स, खास तौर पर ये तीनों को लिख दिया जाता था, है ना? तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस हो जाते थे। करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते ही हैं, है ना? वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते थे। बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते थे, है ना? बच्चों का माइंडसेट बच्चों ये रहता है, आप सबका जो पहले के एग्जाम दिए हैं कि सर करंट के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, बैंकिंग का थोड़ा कम रहता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अब तक आपने देखा। लेकिन इस बार आपने ध्यान दिया हो तो थोड़ा-सा चेंजेस करा गया है ना? अब क्या चेंजेस करा गया है और उससे क्या परीक्षा का जो आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन्स बनेंगे, उसमें करंट का वेटेज क्या रहेगा, बैंकिंग का वेटेज क्या रहेगा और क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो आज हमें थोड़ा-सा इनके ऊपर डिटेल में बात करनी है। तो ये तो रहा हमारा प्रीवियस पैटर्न, यानी कि सिंपल वे में करंट अफेयर्स पढ़ते थे, बैंकिंग और हमारा इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन वगैरह हम कवर करके चले जाते थे। तो चलिए बच्चों, अब नया ट्रेंड क्या-क्या हो सकता है और क्या-क्या हमारे अभी जैसे आपने नोटिस किया आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आया है, वहाँ पे क्या-क्या बातें बताई गई हैं और क्या-क्या नई-नई चीज़ों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। आईबीपीएस पीओ में तो हो ही गया अप्लाई। अब ये मत समझिएगा बेटा कि आने वाली परीक्षाओं में अप्लाई नहीं होगा, गारंटेड 99% चांसेस हैं आपके ग्रामीण बैंकों में भी अप्लाई होगा वो, है ना? चाहे वो क्लेरिकल हो, चाहे वो पीओ हो, दोनों में भी हो सकता है। तो भई हमें अभी से ही अपने आप को इस तरीके से प्लान करना है, इस तरीके से तैयारी करनी है कि हमें सबको कवर करते हुए चलना होगा। देखो बच्चों, तो अगर हम बात करें कि नया पैटर्न में क्या-क्या चेंजेस हो सकता है, तो चलिए देखिए भई, तो सबसे पहले यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है, कॉन्सेप्ट्स। बच्चों याद रखिएगा। भई, बहुत से बच्चों के मन में होता है, मैंने कई बार नोटिस करा है, हो सकता है उनमें से आप भी हों, कि सर वो सोचते हैं सर जनरल अवेयरनेस सेक्शन हुआ या बैंकिंग वाला पोर्शन हो, उसे हम रट्टा मारेंगे, आगे बढ़ जाएँगे। तो बच्चों थोड़ा-सा ना इस माइंडसेट को चेंज करिए। रेक्टिफिकेशन से नहीं होने वाला, क्योंकि आजकल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं और बड़ा बदलाव आपके सामने हुआ है ना? तो अब ये कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाने की तरफ प्लानिंग है और वैसे भी बच्चों एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको चीज़ों को सब चीज़ समझ में आ गई, है ना? तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ईज़िली समझ सकते हैं, अपना कॉमन सेंस लगा के, अपना कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आराम से क्वेश्चन्स को समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन रटा हुआ बच्चों रटा हुआ ही होता है ना? आपने रट्टा मारा, पता चला पेपर में जाके कुछ शब्द भूल गए, कुछ याद नहीं आ रहा, फिर आप सोच रहे हो सर था तो कुछ, क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना? तो वैसे भी बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कॉन्सेप्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आपसे मैं यही बोलूँगा कि आप किस पे फ़ोकस करेंगे? कॉन्सेप्ट्स पे फ़ोकस करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन्स अगर बनते हैं, तो आप बिल्कुल कर पाएँगे और वैसे ही क्वेश्चन आजकल के एग्ज़ाम्स में बन रहे हैं और आगे और अच्छे से बनेंगे, है ना? दूसरी बात, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या? आपके बेस क्लियर होना चाहिए। बच्चों याद रखिए, बैंकिंग में जनरल अवेयरनेस सेक्शन या पूरा बैंकिंग अवेयरनेस पोर्शन जो है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बेस। अगर आपका बेस अच्छा है, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँगे। बेसिक्स कैसे? अब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, है ना? कई बार आप पढ़ते हैं कि रेपो रेट बढ़ गया, सीआरआर घट गया, है ना? आरबीआई ने ये कर दिया, आरबीआई ने वो कर दिया। अब ये क्या है? दीज़ ऑल आर फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज़, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़, इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजीज़, है ना? अब आपने न्यूज़ पढ़ा, इन्फ्लेशन का प्रोजेक्टेड ये बोला है आरबीआई ने ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में एनबीएफसीज़ को लेकर गाइडलाइंस आ गई या कुछ और गाइडलाइंस आ गई, है ना? सीटीएस को लेके गाइडलाइंस आ गई, आरटीजीएस पे आ गई, एनईएफटी पे आ गई। तो बच्चों ये सब क्या है? ये सब टर्मिनोलॉजीज़ ही तो हैं। जब तक आपको इनका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता ये होते क्या हैं, है ना? इनका वर्किंग प्रोसेस नहीं पता कैसे ये काम करते हैं, क्या-क्या इनके फीचर्स होते हैं, तो आप ना तो वो न्यूज़ समझ पाएँगे और तो और सबसे बड़ी समस्या क्या है बेटा, न्यूज़ के अलावा आप अपना बेस कमज़ोर कर लिए।
अब यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्वियस आते हैं, है ना? अब डायरेक्टली हमारे देखो यही बात यहाँ पे लिखी है इसलिए मैंने फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं बैंकिंग टर्म्स हो, चाहे ऐसे हमारे इकोनॉमिकल टर्म्स हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल टर्म्स हो, कुछ भी हो, है ना? उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। समझ पा रहे हैं ना आप? रट्टा नहीं मानना है। कहीं पेपर में फुल फॉर्म मानो एक डेफिनिशन रट गए हो गया, नहीं भाई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? वो आपके अच्छे होने ज़रूरी हैं। उन पे आपकी पकड़ होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है ना? अब देखो ये चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये भैया अभी हाल ही में आपको पता है आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन में स्पष्ट बोली गई है। स्पष्ट बोल दिया और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनना है इसलिए मैंने साफ-साफ लिख दिया। डायरेक्ट सवाल, आरबीआई के सर्कुलर्स, है ना? भई आरबीआई के सर्कुलर्स का मतलब क्या है? सर्कुलर्स बच्चों एक तरीके से आप ये समझिए जो समय-समय पर आरबीआई की गाइडलाइंस आती हैं बैंकों के लिए, उन्हें ही कहा जाता है सर्कुलर, है ना? बैंकों को आरबीआई के द्वारा निर्देश जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आरटीजीएस पर आरबीआई का कोई नया सर्कुलर आ गया, है ना? गाइडलाइंस आ गई कि अब आरटीजीएस की टाइमिंग ये रहेगा या वैसे रहेगा, अब इसमें इतना पैसा भेजेंगे, अब इससे ये होगा, वो कुछ भी हो सकता है ना? अब मान लीजिए किसी भी चीज़ को जैसे सेविंग डिपॉज़िट्स पर आ गया, अब मान लो एफडी पे कोई आपका सर्कुलर आ गया कि अब जो है हम एफडी को जो है ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें ये आरबीआई के द्वारा ही तो गाइडलाइंस आ रही हैं, किनके पास? बैंकों के पास और आपको पता है बच्चों आपको बैंक में ही जाना है, तो एज़ ए बैंकिंग एम्प्लॉय आप इन फ्यूचर में जो बनने वाले हैं, आपको अभी से ही हैबिट डालना पड़ेगा इन सब से जुड़ने का। तो एक तरीके से आप समझ पा रहे हैं ना, आईबीपीएस में ये जो बदलाव है, ये आपको वो चाहता है कि मेरे पास जो एम्प्लॉय आए, वो भई उसके अंदर आदत हो, इन सबको समझने की कला हो, उन्हें समझ में आए चीज़ें, है ना? तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनेगा ही बनेगा और यह पढ़ना ही पड़ेगा। और वैसे मुझे उम्मीद है आप करंट अफेयर्स में पढ़ भी रहे होंगे, करंट में बैंकिंग की जो खबरें पढ़ते हैं आप, है ना? उसमें मोस्टली आरबीआई की गाइडलाइंस ही होती हैं। आरबीआई के सर्कुलर से जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में फ्लो में आ रही हैं, जो हमारे बैंक्स फॉलो कर रहे हैं, जो करंट की बैंकिंग की न्यूज़ेज़ हैं, वो वहीं से ही बनती हैं। आप करंट में पढ़ रहे हैं और कोशिश करिए इनको थोड़ा-सा अच्छे से और समझने का, इनको पढ़ने का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन तो लिखा हुआ है गारंटेड इस बार, है ना? दूसरी बात, बैंकिंग में बच्चों करंट डेवलपमेंट पे भी आते हैं। अब ये क्या चीज़ है? भई आपको पता है, अब ऐसा तो है नहीं केवल आरबीआई से सर्कुलर आए, कल वो ही पढ़ के चले जाओगे। बैंकिंग में भी काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, किसी ने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, है ना? जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया प्रकार का बैंक टाइप क्या हमारे आरबीआई ने मतलब गवर्नमेंट ने बोला नए प्रकार के बैंक बनेंगे तो उससे संबंधित बातें आ गई, है ना? जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही सही इन फ्यूचर अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग वगैरह हुआ, उसमें बातें बताई हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, है ना? कुछ भी हुआ तो ये सब करंट में जो न्यूज़ेज़ में चल रहा है ये सब भी आपको अच्छे से पता होना मैंडेटरी है। तो करंट डेवलपमेंट मीन्स आपके करंट से संबंधित अब जैसे मान लो कोई बैंक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कोई नए एमडी बन गए, नए सीईओ बदल गए, है ना? कुछ चेंजेस हो गए, तो सब पता होना चाहिए। देखो कुछ एग्ज़ाम्पल भी दिए हैं, जैसे हमारा वही मैंने बताया आरबीआई के प्रोजेक्शंस हो गए, एनबीएफसीज़ के रेगुलेशंस में कुछ परिवर्तन हो जाए, पेमेंट्स बैंक वगैरह को लेके आ जाए, है ना? कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ आपको सिंपल वे में एक बात तो लिख लेनी है। क्या? बैंकिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की छोटी, बड़ी कैसी भी खबर हो, नहीं छोड़ना है। नहीं छोड़ना मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना क्योंकि बहुत एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस रोल रखते हैं। बैंकिंग में तो ख़ास तो भई बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और किसी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं। बैंकिंग में बैंकिंग की खबरें आपको बिल्कुल अच्छे से उन पे पकड़ होनी चाहिए। ये मत सोचिएगा करंट अफ़ेयर्स या कोई भी न्यूज़ आपके सामने आ जाए, ये तो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। बच्चों आप नहीं डिसाइड करेंगे ये खास है या नहीं है, ये डिसाइड पेपर बनाने वाला करता है। हमने पढ़ा है तो हमें पढ़ना है अच्छे से, बस खत्म। हमें इतना काम करना है। पता चला आपको तो नहीं लग रहा खास, एग्जाम में गए उसने वही पूछ लिया, फिर क्या करोगे? फिर नुकसान तो आपका ही होगा, है ना? इकोनॉमिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार के आपके आईबीपीएस में आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें साफ-साफ इकोनॉमिक्स अवेयरनेस भी लिखी है। यानी कि आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, है ना? और इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल लिखे मैंने बजट हुआ, फिस्कल पॉलिसी हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इनके? अब ये सब इकोनॉमिक्स तो बच्चों पूरी कॉन्सेप्चुअल होती है, आप रट्टा नहीं मार सकते, है ना? अब वो पूछ लेगा कि बताइए फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है? बजट डेफिशिएट क्या होता है ना? और पूछ लेगा कि बजट सरप्लस क्या होता है ना? कुछ भी पूछ सकता है और इसका ये भी पूछ सकता है कैपिटल रिसीट क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब ये सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है।
कॉन्सेप्ट्स हैं, बस इनमें कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे बजट हो, है ना? चाहे गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी हो, चाहे गवर्नमेंट का टैक्सेशन सिस्टम हो, तो ये सब इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है ना? मनी हो गए, उनके टाइप्स ऑफ मनी हो गए, मनी सप्लाई हो गए, कहाँ पढ़ते हैं? सब हम इन्हें इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, तो ये भी अच्छे से करना है क्योंकि खास तौर पर इकोनॉमिक अवेयरनेस को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है ना? एक और बहुत अच्छा-सा यहाँ पे चीज़ आप देख पा रहे हैं बेटा, आपने नोटिस भी किया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल बैंकिंग। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि डिजिटल बैंकिंग करके कुछ बोला जा रहा है आपसे, है ना? अरे भई ये क्या है? ये कुछ नई चीज़ नहीं है। जैसे कि आजकल हम देखा जाए तो हम वर्चुअल बैंकिंग में जी रहे हैं। वर्चुअल बैंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ा नहीं बढ़ रहे हैं? हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। हर चीज़ इस मोबाइल फ़ोन से ही आप कर देते हैं, है ना? तो अब ये मोबाइल फ़ोन ने हमारे जीवन को आसान बनाया। इन टेक्नोलॉजी ने आसान तो बनाया लेकिन इसके लॉसेस भी तो हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कितने बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। है ना? तो आपको इसमें अपडेट रहना है। अब आपने देखा होगा जब भी आप देखते हैं टीवी में एड्स वगैरह आते हैं, तो आरबीआई की गाइडलाइंस आती हैं, आरबीआई कहता है ये बनिए, सतर्क रहिए, है ना? तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब लोगों को अवेयर भी तो करना है। अब जैसे आपने देखे यूपीआई यूज़ कर रहा है, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो गया और भी हमारे इनिशिएटिव एईपीएस क्या है, एनएफएस क्या है ना? हमारे सीटीएस क्या है, सीबीएस क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने में लगी हुई हैं, है ना? मतलब डिजिटल बैंकिंग में हमारे सारे पेमेंट सिस्टम आ गए, जो-जो नई-नई चीज़ें डिजिटली बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए आए वो सब आ गई हैं, है ना? साइबर अवेयरनेस एक तरीके से यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, साइबर क्राइम से कैसे बचा सकता है, आजकल के बैंकिंग फ्रॉड्स हो गए, फ्रॉड्स के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बन सकते हैं, है ना? फिशिंग क्या है, स्किमिंग क्या है, स्मिशिंग क्या है, विशिंग क्या है, कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और ये सब बातें हम कहाँ पढ़ते हैं, ये सब हमारा एज़ ए डिजिटल बैंकिंग की कैटेगरी में ही आएगा, है ना? तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा हमने बैंकिंग अवेयरनेस एंड ऑल को यहाँ पे बताया क्या-क्या आपको पढ़ना है। साथ में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो ज़रूरी है भई एज़ अ बैंकिंग एस्पिरेंट करंट अफेयर्स और कम से कम 6 मंथ तो आप पढ़ के जाएँगे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है ना? याद रखना क्योंकि आपको पता है आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स में केवल यही सब नहीं आता, करंट का भी बहुत बड़ा रोल है और साथ में स्टैटिक जीके भी आप पढ़ते हैं, ऑब्वियस बिल्कुल पढ़ते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है और पढ़ भी रहे हैं आप, है ना? और करंट अफ़ेयर्स से ही रिलेटेड स्टैटिक जीके बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यूज़ आई, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक का न्यूज़ आया, आईएमएफ का न्यूज़ आया या कोई भी पर्टिकुलर नेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन का न्यूज़ आया, है ना? अब वो चर्चाओं में आ गया तो क्वेश्चन बन गया। अब ज़रूरी नहीं है वो क्वेश्चन वहीं से पूछे, क्या न्यूज़ में था? वो पूछ सकता है कि अभी हाल ही में बताइए ये चर्चाओं में था, तो इसका हेड ऑफ़िस कहाँ है ना? इसके चेयरमैन कौन है? कुछ भी बन सकता है। तो मतलब आपको एज़ ए स्टैटिक जीके जो यहाँ से निकलता है, अब जैसे आप कितने सारे गेम्स होते हैं, है ना? कितने क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो यहाँ से भी स्टैटिक जीके क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। तो ये सब आप करंट जब पढ़ते हैं, तो ये ऑटोमैटिक आपका कवर होता रहता है। कभी-कभी कुछ क्वेश्चंस वैसे भी रहते हैं हमारे जो हमारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसे पूछ लिया स्टेडियम कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, लेकिन आप जब करंट अफेयर्स को अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे ना, तो मोस्टली चीज़ें आपकी खुद ही कवर हो जाएँगी। कई बार ऐसे पूछ लेता है ये टेम्पल कहाँ है, ये मंदिर कहाँ है ना? ये या कभी-कभी ऐसे पूछ लेता है कि मान लीजिए कोई पहाड़ी की चोटी है, ये कहाँ है? अब मान लो कोई न्यूज़ में रहा हो, कुछ भी रहा हो, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबल आपके हैं, आप ही होंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको इन डेप्थ पढ़ना है, तो ये सब नए पैटर्न में हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो उम्मीद है ये सारी बातें तो आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अब फाइनल अगर बातचीत करा जाए कि सर क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए? तो देखिए भई, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आपका जो माइंडसेट है वो ये है कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल आता है, करंट अवेयरनेस ये 2 कर लोगे और साथ में आरबीआई को फोकस करना पड़ेगा। वो तो बहुत ऑब्वियस है, बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि स्पेशल सर्कुलर लिखा है। इसे करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? इनको अगर आपने कर लिया तो समझ जाओ सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बेस्ट, कुछ नहीं होने वाला है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन आप आराम से ईज़िली में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आओगे, है ना? बढ़िया से और उसके लिए थोड़ा-सा आपको अपना माइंडसेट बदलना है। क्या? कि भैया अब आपको रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना, याद तो वो तो पुराना फंडा हो गया। अब आपको कॉन्सेप्ट्स पकड़ने हैं, है ना? समझ चाहिए, याद रखना इसलिए बोला गया अब सिर्फ याद नहीं करना है बेटा, समझ बनानी है मतलब कॉन्सेप्ट्स पकड़ चाहिए, है ना? और एक रूटीन चाहिए। रूटीन क्या है बच्चों? रूटीन है आपका डेली स्टडी, डेली पढ़ाई। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ब्रेक नहीं चाहिएगा, बिल्कुल बता रहे हैं, है ना? डेली स्टडी होनी चाहिए और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी स्टडी में
एक तरीके से कह सकते हैं ना कि एक मजबूती लाता है, वो है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सब बेकार है ना? तो याद रखना, रेगुलरिटी के साथ स्टडी, है ना? रेगुलर क्लासेस आप जो देख रहे हैं उसे घर पे पढ़िए, रिवीजन करिए और रेगुलर रिवीजन करिए, है ना? तो बस ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनको आप फोकस करते रहो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन में अच्छा स्कोर गारंटेड कर लेंगे, है ना? तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एग्जामिनेशन। और ये खास तौर पर बेस्ट ऑफ लक आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए है ना? कि आपको कैसे करना है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको वीक लगता है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में या दिक्कत होती है, तो इस चीज़ को थोड़ा फॉलो करो, रिवीजन करो, रेगुलरिटी से पढ़ाई करो और कॉन्सेप्ट्स को सीखने का प्रयास करो, है ना? तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।